प्रश्न 1। निम्नलिखित में कौन उस सैद्धांतिक निश्चित तल, अक्ष या बिंदु स्थान की व्याख्या करता है जो जीडी और टी या आयामी सहायता को भी संदर्भित करता है? विकल्प ए अनुभाग, बी डेटम, सी फ्रेम, डी फ्लेंज। सही उत्तर बी डेटम। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि वह सैद्धांतिक संदर्भ बिंदु, तल या अक्ष क्या कहलाता है जिसका उपयोग मापन और जीडीटी में किया जाता है। चित्र में मशीन पार्ट पर ए, बी और सी रेफरेंस दिखाए गए हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में डाटम वह संदर्भ तल, अक्ष या बिंदु होता है जिसका उपयोग मापने और आयामी सहायता के लिए किया जाता है। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है, डेटम वह सैद्धांतिक निश्चित तल, अक्ष या बिंदु स्थान है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प बी डेटम। प्रश्न 2। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमाओं पर लिखे गए कौन से अक्षर यह इंगित करते हैं कि यह अतिरिक्त जानकारी है और वास्तव में आवश्यक नहीं है? विकल्प ए एनआर एनआर, बी पेर पर, सी रेफ रेफ, डी एक्सटी ई एक्सटी। सही उत्तर सी रेफ रेफ। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि ड्राइंग में कौन सा शब्द केवल संदर्भ जानकारी को दर्शाता है। चित्र में 20 रेफ लिखा हुआ दिखाया गया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेफ का अर्थ रेफरेंस होता है। इसका उपयोग केवल अतिरिक्त जानकारी देने के लिए किया जाता है, निर्माण के लिए यह अनिवार्य नहीं होता। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है, रेफ आयाम केवल सूचना के लिए होता है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प सी रेफ रेफ। प्रश्न 3। एक विमासूचक रेखा डायमेंशन लाइन के सिरे पर मौजूद तीर की नोक लगभग कितनी लंबी और चौड़ी होती है? विकल्प ए 1.5 मिमी, बी 5 मिमी, सी 3 मिमी, डी 1 मिमी। सही उत्तर सी 3 मिमी। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि डायमेंशन लाइन के तीर की नोक का मानक आकार कितना होता है। चित्र में तीर की लंबाई 3 मिमी और चौड़ाई 1 मिमी दिखाई गई है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के मानक अनुसार एरो हेड लगभग 3 मिमी लंबी और 1 मिमी चौड़ी होती है। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है, तीर की नोक लगभग 3 मिमी लंबी और 1 मिमी चौड़ी होती है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प सी 3 मिमी। प्रश्न 4। बताएं कि निम्नलिखित कथन तकनीकी रूप से सही नहीं है। विकल्प ए जब भिन्न प्रकार की 2 या अधिक रेखाएं समान होती हैं तो दृश्य बाह्य रेखा अन्य रेखाओं पर प्राथमिकता रखती है। बी अदृश्य विवरण को प्रदर्शित करने के लिए डैशयुक्त पतली रेखा खींची जाती है। सी विवरणों के लिए बढ़ाए गए पैमाने प्रयोग किए जाते हैं। डी मानक संक्षिप्तियां, प्रतीक या इकाइयां छोटे अक्षरों में निर्देशित किए जाते हैं। सही उत्तर डी मानक संक्षिप्तियां, प्रतीक या इकाइयां छोटे अक्षरों में निर्देशित किए जाते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न में गलत कथन पहचानना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मानक संक्षिप्तियां, प्रतीक और इकाइयां हमेशा कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षरों में लिखी जाती हैं। बाकी सभी कथन तकनीकी रूप से सही हैं। चित्र के स्पष्टीकरण में भी बताया गया है, मानक संक्षिप्तियां, प्रतीक या इकाइयां बड़े अक्षरों में लिखी जाती हैं। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प डी। प्रश्न 5। यदि किसी इकाई में एक या अधिक चल भाग हैं तो चल भागों की चरम स्थितियों का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा होगा? विकल्प ए सतत पतली रेखा, बी सतत मोटी रेखा, सी लंबे डैश युक्त दोगुने डॉट वाली पतली रेखा, डी सतत वक्री रेखा। सही उत्तर सी लंबे डैश युक्त दोगुने डॉट वाली पतली रेखा।
दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि चल भागों की चरम स्थितियों को किस प्रकार की रेखा से दिखाया जाता है। चित्र में चल भाग की अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसी स्थितियों को चेन थिन लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है, चल भागों की चरम स्थितियां लंबे डैश युक्त दोगुने डॉट वाली पतली रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प सी। प्रश्न 6। निम्नलिखित में कौन उस सैद्धांतिक निश्चित तल, अक्ष या बिंदु स्थान की व्याख्या करता है जो जीडी और टी या आयामी सहायता को भी संदर्भित करता है। विकल्प ए अनुभाग, बी डेटम, सी फ्रेम, डी फ्लेंज। सही उत्तर बी डेटम। दोस्तों, इस प्रश्न में डाटम के बारे में पूछा गया है। चित्र में मशीन पार्ट पर विभिन्न संदर्भ बिंदु दिखाए गए हैं। डाटम वह सैद्धांतिक तल, अक्ष या बिंदु होता है जिसका उपयोग मापन और जीडीटी के लिए किया जाता है। चित्र के मुख्य बिंदु में भी यही जानकारी दी गई है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प बी डेटम। प्रश्न 7। समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसका कोई कोण समकोण नहीं है। विकल्प ए आयत, बी समचतुर्भुज, सी वर्ग, डी समानांतर चतुर्भुज। सही उत्तर बी समचतुर्भुज। दोस्तों, इस प्रश्न में ऐसे चतुर्भुज का नाम पूछा गया है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों लेकिन कोई कोण 90 डिग्री न हो। चित्र में रोम्बस यानी समचतुर्भुज दिखाया गया है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं लेकिन इसके कोण समकोण नहीं होते। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती हैं तथा इसके कोण समकोण नहीं होते। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प बी समचतुर्भुज। प्रश्न 8। दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोणीय सतह को कहा जाता है। विकल्प ए कॉलर, बी चक, सी कंटूर, डी चैफर। सही उत्तर डी चैफर। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि दो सतहों के बीच बनी छोटी तिरछी सतह को क्या कहते हैं। चित्र में किनारे पर एक तिरछा भाग दिखाया गया है जिसे चैम्फर कहा जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में दो सतहों के बीच बनाई गई छोटी कोणीय सतह को चैम्फर कहते हैं। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है, दो सतहों के बीच बनी छोटी कोणीय सतह को चैम्फर कहते हैं। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प डी चैफर। प्रश्न 9। बिंदु -2 -6 का अक्ष पर परावर्तन है। विकल्प ए 2 -6, बी 2 6, सी -6 -2, डी -2 6। सही उत्तर ए 2 -6। दोस्तों, इस प्रश्न में वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन पूछा गया है। जब किसी बिंदु का अक्ष पर परावर्तन किया जाता है तब x का चिन्ह बदल जाता है जबकि y का मान वही रहता है। दिया गया बिंदु -2 -6 है। अक्ष पर परावर्तन करने पर यह 2 -6 बन जाएगा। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है, अक्ष पर परावर्तन में x का चिन्ह बदल जाता है, y यथावत रहता है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प ए 2 -6। प्रश्न 10। वह ठोस आकृति जिसकी आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती हैं। विकल्प ए प्रिज्म, बी पिरामिड, सी शंकु, डी फ्रस्टम। सही उत्तर ए प्रिज्म। दोस्तों, इस प्रश्न में ऐसी ठोस आकृति पूछी गई है जिसकी आधार और सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती हैं। चित्र में प्रिज्म, पिरामिड, कोन और फ्रस्टम दिखाए गए हैं।
प्रिज्म में समान आकार के दो आधार होते हैं और उसकी सतहें विभिन्न भुजाओं के रूप में दिखाई देती हैं। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है, प्रिज्म आधार व सिरों के अनुसार विभिन्न भुजाएं होती हैं। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प ए, प्रिज्म। प्रश्न 11। दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू सहायक दृश्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? विकल्प ए, अनंत, बी 6, सी 1, डी 3। सही उत्तर बी 6। दोस्तों, इस प्रश्न में ऑक्सिलरी व्यूज की अधिकतम संख्या पूछी गई है। चित्र में किसी वस्तु के चारों ओर अलग अलग सहायक दृश्य दिखाए गए हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी वस्तु के अधिकतम 6 ऑक्सिलरी व्यू हो सकते हैं। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है, ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या 6 होती है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प बी 6। प्रश्न 12। तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? विकल्प ए, वस्तु दूसरे चतुर्थ में स्थित होता है। बी, प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच स्थित होता है। सी, वस्तु पहले चतुर्थ में स्थित होता है। डी, वस्तु प्रेक्षक और प्रक्षेपण के तल के बीच स्थित होता है। सही उत्तर डी, वस्तु प्रेक्षक और प्रक्षेपण के तल के बीच स्थित होता है। दोस्तों, इस प्रश्न में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में पूछा गया है। चित्र में प्रेक्षक, प्रोजेक्शन प्लेन और वस्तु की स्थिति दिखाई गई है। तृतीय कोण प्रक्षेपण में वस्तु प्रेक्षक और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच स्थित होती है। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है, तृतीय कोण प्रक्षेपण में वस्तु प्रेक्षक और प्रक्षेपण के तल के बीच स्थित होता है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प डी। प्रश्न 13। यदि किसी समतल पर मिलने के लिए किसी वस्तु के समुच्चय पर विभिन्न बिंदुओं से सीधी रेखाएं खींची जाती हैं, तो समतल पर प्राप्त आकृति को वस्तु का कहा जाता है? विकल्प ए, एनिमेशन, बी, डेवलपमेंट, सी, डायमेंशनिंग, डी, प्रोजेक्शन। सही उत्तर डी, प्रोजेक्शन। दोस्तों, इस प्रश्न में प्रोजेक्शन की परिभाषा पूछी गई है। चित्र में किसी वस्तु से सीधी रेखाएं एक समतल की ओर जाती दिखाई गई हैं। जब किसी वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से रेखाएं खींचकर समतल पर आकृति प्राप्त की जाती है, उसे प्रोजेक्शन कहते हैं। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है, समतल पर प्राप्त आकृति वस्तु का प्रोजेक्शन कहलाती है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प डी, प्रोजेक्शन। प्रश्न 14। एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग में वस्तु की ऊर्ध्वाधर रेखाएं लंबवत खींची जाती हैं और चौड़ाई व गहराई की रेखाएं पर क्षितिज में दर्शाई जाती हैं। विकल्प ए, 60 डिग्री, बी, 30 डिग्री, सी, 45 डिग्री, डी, 90 डिग्री। सही उत्तर बी, 30 डिग्री। दोस्तों, इस प्रश्न में आइसोमेट्रिक ड्राइंग के कोण के बारे में पूछा गया है। चित्र में ऊर्ध्वाधर रेखा 90 डिग्री पर और चौड़ाई व गहराई की रेखाएं 30 डिग्री पर दिखाई गई हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में विड्थ और डेप्थ की रेखाएं क्षितिज से 30 डिग्री पर बनाई जाती हैं। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में चौड़ाई व गहराई की रेखाएं 30 डिग्री पर दर्शाई जाती हैं। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प डी, 30 डिग्री। प्रश्न 15। किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य बनाने पड़ते हैं? विकल्प ए, 1, बी, 2, सी, 3, डी, 4। सही उत्तर सी, 3। दोस्तों, दिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी वस्तु का पूरा आकार और माप दिखाने के लिए न्यूनतम कितने व्यूज आवश्यक होते हैं। चित्र में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दिखाए गए हैं।
इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी वस्तु का सही आकार और परिमाण समझाने के लिए कम से कम 3 दृश्य आवश्यक होते हैं। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है, किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण स्पष्ट करने के लिए न्यूनतम 3 दृश्य आवश्यक होते हैं। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प सी 3। प्रश्न 16। सममितीय प्रक्षेप में जो लाइनें सममितीय प्लेन के समानांतर नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प ए प्रक्षेपण लाइन, बी सममितीय लाइन, सी गैर सममितीय लाइन, डी उपरोक्त कोई भी। सही उत्तर सी गैर सममितीय लाइन। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में वे रेखाएं क्या कहलाती हैं जो सममितीय प्लेन के समानांतर नहीं होती। चित्र में कुछ रेखाएं प्लेन के समानांतर और कुछ उससे अलग दिखाई गई हैं। जो रेखाएं आइसोमेट्रिक प्लेन के समानांतर नहीं होती उन्हें नॉन आइसोमेट्रिकल लाइन यानी गैर सममितीय लाइन कहा जाता है। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है, सममितीय प्लेन के समानांतर न होने वाली लाइनें गैर सममितीय लाइन कहलाती हैं। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प सी गैर सममितीय लाइन। प्रश्न 17। एक परिच्छेदीय दृश्य में वे क्षेत्र जो कटित प्लेन के वास्तविक संपर्क में होते हैं दिखाए जाते हैं। विकल्प ए कटावल प्लेन रेखा के साथ, बी सेक्शन लाइनिंग के साथ, सी दृष्टिगत रेखाओं के साथ, डी रेखाओं व तीरों के साथ। सही उत्तर बी सेक्शन लाइनिंग के साथ। दोस्तों, इस प्रश्न में सेक्शनल व्यू के बारे में पूछा गया है। चित्र में ए सेक्शन दिखाया गया है जिसमें कटे हुए भाग पर तिरछी लाइनें बनाई गई हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कटित प्लेन के संपर्क में आने वाले क्षेत्रों को सेक्शन लाइनिंग यानी हैचिंग लाइनों द्वारा दर्शाया जाता है। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है, परिच्छेदीय दृश्य में कटित क्षेत्र सेक्शन लाइनिंग के साथ दर्शाए जाते हैं। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प बी सेक्शन लाइनिंग के साथ। प्रश्न 18। एक कोण दो तलों के बीच का कोण होता है। विकल्प ए ऑफसेट, बी स्लाइड, सी डायहेड्रल, डी पोलर। सही उत्तर सी डायहेड्रल। दोस्तों, इस प्रश्न में दो तलों के बीच बनने वाले कोण का नाम पूछा गया है। चित्र में दो सतहों के बीच कोण दिखाया गया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में दो तलों के बीच बने कोण को डायहेड्रल एंगल कहा जाता है। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है, डायहेड्रल कोण दो तलों के बीच का कोण होता है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प सी डायहेड्रल। प्रश्न 19। वे कौन से आयाम होते हैं जिन्हें आलेख में आवश्यक रूप में नहीं दर्शाया जाना चाहिए? विकल्प ए ऑब्जेक्ट डायमेंशन, बी ऑक्सिलरी डायमेंशन, सी नॉन फंक्शनल डायमेंशन, डी फंक्शनल डायमेंशन। सही उत्तर सी नॉन फंक्शनल डायमेंशन। दोस्तों, इस प्रश्न में ऐसे डायमेंशन के बारे में पूछा गया है जिन्हें ड्राइंग में आवश्यक रूप से नहीं दिखाया जाता। चित्र में 12 आयाम को नॉन फंक्शनल डायमेंशन बताया गया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में नॉन फंक्शनल डायमेंशंस वे होते हैं जो कार्य के लिए आवश्यक नहीं होते, इसलिए उन्हें अनिवार्य रूप से नहीं दर्शाया जाता। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है, नॉन फंक्शनल डायमेंशन आलेख में आवश्यक रूप में नहीं दर्शाए जाते। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प सी नॉन फंक्शनल डायमेंशन। प्रश्न 20। निम्नलिखित में कौन उस सैद्धांतिक निश्चित तल, अक्ष या बिंदु स्थान की व्याख्या करता है जो जीडी और टी या आयामी सहायता को भी संदर्भित करता है? विकल्प ए अनुभाग, बी डेटम, सी फ्रेम, डी फ्लेंज। सही उत्तर बी डेटम। दोस्तों, इस प्रश्न में डाटम के बारे में पूछा गया है।
चित्र में मशीन पार्ट पर ए, बी और सी संदर्भ बिंदु दिखाए गए हैं। डाटम वह सैद्धांतिक निश्चित तल, अक्ष या बिंदु होता है जिसका उपयोग मापन, जीडीटी और आयामी सहायता के लिए संदर्भ के रूप में किया जाता है। चित्र के मुख्य बिंदु में भी लिखा है डेटम मापन जीडी एवं टी तथा आयामी सहायता के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग होता है। इसलिए सही उत्तर होगा विकल्प बी, डेटम।